दोस्तों, यहाँ हम शार्क टैंक के सीजन 5 का इंतजार कर रहे हैं और उधर जियो हॉटस्टार ने स्टार्टअप से रिलेटेड शो स्ट्रीम भी कर दिया। Fashion and business both can make you rich. All you have to do is pitch. 14 fashion companies, 30 करोड़ का fashion entrepreneur fund. Pitch to get rich, starring Bollywood celebrities Karan Johar and Malaika and powered by बोलो जुबा केसरी। Anyways, तो Pitch to get rich में 14 कंपनीज 30 करोड़ के फंड के लिए पिच करती हैं। फैशन एंटरप्रेन्योर फंड FEF और खुद करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के OTT आर्म धर्मेटिक एंटरटेनमेंट ने मिलकर कोलैबोरेट किया था। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, अनन्या पांडे, टाइगर श्रॉफ जैसे सेलेब्स और नवीन जिंदल, गौतम सिंघानिया और रोनी स्क्रूवाला जैसे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के स्पेशल अपीयरेंस भी हुए। लेकिन इसके बावजूद भी ना शो के बारे में इतनी बातचीत नहीं हुई। कई लोगों ने तो शायद इस शो का नाम तक नहीं सुना होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे एंटरप्रेन्योरल शो अनदेखे नहीं जाने चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कि शार्क टैंक या प्रोजेक्ट रनवे की सस्ती कॉपी है। एज अ रियलिटी शो बिग बॉस, रोडीज, स्पिट्सविला तो देखने वाली ऑडियंस हमें हमेशा मिल जाएगी, लेकिन एंटरप्रेन्योरल शो का ऑडियंस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए ऐसे शो को प्रमोट करना भी उतना ही जरूरी है और इसीलिए हमने ये पूरा का पूरा शो देखा, ये समझने के लिए कि पिच टू गेट रिच में पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। पिच टू गेट रिच में कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स होते हैं और हर एक एपिसोड में एक अलग ही सेगमेंट इंट्रोड्यूस होता है जहां कंटेस्टेंट्स को पिच करना होता है। जैसे कि पहले एपिसोड में सिर्फ 60 सेकंड्स के पिच में कंटेस्टेंट्स को जजेस को कन्विंस करना होता है। फिर कभी उन्हें फ्रॉम स्क्रैच एक कंप्लीटली नया प्रोडक्ट बनाना होता है, वो भी सिर्फ 48 आवर्स में। कभी कस्टमर्स को पिच करना होता है, कभी नेटवर्क को। अगर आप सक्सेसफुली सारे जजेस को पिच कर पाए तो आपको बोर्ड रूम का एक्सेस मिल जाता है, जहां पे आप जजेस के साथ में डील नेगोशिएट कर सकते हो और अपने आस के मुताबिक 30 करोड़ के टोटल फंड से फंडिंग उठा सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड रूम एक्सेस मिलने के लिए पैनल के सारे जजेस की अनुमति होना जरूरी है। अगर एक जज ने भी मना कर दिया तो बोर्ड रूम का एक्सेस नहीं मिल सकता और आपको नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। शायद ये चीज बदली जा सकती है क्योंकि शो में हर जज एक बैकग्राउंड से नहीं है। अगर मनीष मल्होत्रा फैशन बैकग्राउंड से हैं तो करण जौहर बॉलीवुड से हैं और गुड ग्लैम के फाउंडर दर्पण संघवी बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। कभी कभी जजेस पीयर प्रेशर में आकर होल्ड बैक कर सकते हैं या दूसरे को देखकर बजर दबा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं 4 जजेस में बेस्ट ऑफ 3 का ऑप्शन हो तो कंटेस्टेंट्स को एटलीस्ट 3 जजेस का वोट चाहिए होता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट से स्टोरी और मजेदार हो जाती और जजिंग भी उतनी ही कंसिस्टेंट भी लगती। इंडिया में हमने कई बार ये शब्द सुने हैं, क्लासी, मासी, फैंसी, हाई फाई, हाई सोसाइटी। वो इसीलिए क्योंकि द मोमेंट जब आप फैशन बोलते हो लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें अमीर लोग करते हैं। एक तरफ लग्जरी है जहां कोई मिडिल क्लास इंसान खरीदने का सोच भी नहीं सकता और दूसरी तरफ रिटेल मास प्रोडक्ट्स हैं जो हर कोई पहन सकता है और हर कोई खरीद सकता है, जो कि एक गलत सोच है। फैशन भी अलग अलग प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल होता है, लेकिन इंडिया में फैशन को हमेशा रिच और हाई सोसाइटी से एसोसिएट किया जाता है। इवन अगर आप फॉरेन ब्रांड्स का एग्जांपल लो तो ज़ारा, गुची और एलवी इंडिया के फैशन के डेफिनेशन में तीनों लग्जरी ब्रांड्स आते हैं। लेकिन प्राइस पॉइंट पे ज़ारा फास्ट फैशन में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, गुची हाई लग्जरी में आता है, लेकिन एलवी का प्राइसिंग तो उससे भी ऊपर होता है। आपको याद होगा शार्क टैंक में भी एक फैशन ब्रांड आया था स्निच, 600 रुपए से लेके 5000 रुपए तक के कपड़े बेचता है, मतलब कि वो मास प्रीमियम ब्रांड है। जब वो शार्क टैंक में आए थे तो उनका रेवेन्यू 44 करोड़ रुपए था और FY25 में उनका रेवेन्यू 520 करोड़ रुपए का है। जिसका मतलब ये होता है कि फैशन ब्रांड का मतलब सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं होता है, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर भी कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी मिल सकती है। अकेला फैशन शो का नैरेटिव नहीं बन सकता। एक रियलिटी शो, फिर चाहे वो कोई भी हो, शार्क टैंक हो या फिर बिग बॉस या फिर इंडियन आइडल या इवन मास्टर शेफ, स्ट्रॉन्ग स्टोरी के बिना नहीं चल सकते हैं। और एक अच्छी कहानी के लिए रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल स्टेक्स, कैरेक्टर ग्रोथ, ये सब कुछ होना चाहिए, वरना व्यूअर्स उसमें क्यों ही इंटरेस्टेड रहेंगे। शो के 8 एपिसोड्स में किसी भी कंटेस्टेंट की तगड़ी बैक स्टोरी नहीं बन पाई और शायद ही कोई ऐसा कंटेस्टेंट था जो व्यूअर्स को रिलेटेबल लगा हो। जब किसी कंटेस्टेंट के साथ में व्यूअर कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वो उसकी जर्नी देखेंगे ही क्यों। इनफैक्ट कंटेस्टेंट्स ही नहीं बल्कि जजेस में भी जजेस की इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को भी दिखाया जा सकता था, जैसे ध्रुव शर्मा जो कि 32nd एवेन्यू के इन्वेस्टर हैं और इंडिया के होम ग्रोन ब्रांड्स में इन्वेस्ट करते हैं और काफी इंटरेस्टिंग जज भी थे। उन्होंने शो पर कंटेस्टेंट्स को अपने हंसते खेलते अंदाज में बहुत अच्छे से फीडबैक भी दिया, लेकिन शो ने उन्हें प्रमोट ही नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप ध्रुव शर्मा सर्च करोगे तो उनके बारे में सर्च रिजल्ट में भी बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। या फिर दर्पण संघवी जो कि गुड ग्लैम ग्रुप के को फाउंडर और CEO हैं। ये जजेस जो कि ज्यादा मीडिया पर नहीं रहे, इनकी पर्सनैलिटीज और खूबियां शो से मिसिंग
फॉलोइंग थी। शायद एक और चीज हो सकती है स्क्रीन टाइम, क्योंकि करण जौहर और मलाइका जो कि रियलिटी शो में ज्यादा दिखते हैं, इसीलिए इन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया। आखिरकार वो एस्टैब्लिश्ड फेसेस हैं, लेकिन उसकी वजह से दूसरे जजेस की पर्सनालिटी उभरने का मौका ही नहीं मिला। शो का नाम और टैग लाइन डेफिनेटली बेटर हो सकता था, ऐसा कुछ जो फैशन के ऑडियंस से बेटर रिलेट करे। Wanna get rich? All you need is a pitch. पिच टू गेट रिच का टैगलाइन है इफ यू वांट टू बी रिच ऑल यू हैव टू डू इज पिच। तो टाइटल और टैगलाइन दोनों ही काफी सुपरफिशियल लगते हैं, जबकि नाम कुछ ऐसा होना चाहिए था जो बडिंग फैशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए एस्पिरेशनल हो, ना कि ऐसा कुछ जो रिच बनने के लिए पैंतरे दिखाए, जिसमें से फैशन भी एक है। शायद उन्होंने एपिसोड के नेमिंग को कंसिडर करते हुए ये नाम रखा, मतलब अलग अलग एपिसोड्स में पिच टू द कस्टमर, पिच टू द नेटवर्क ऐसे रख पाए हो, टाइटल से मैच करता हो। एक और रीजन है शो का ग्रामर। यहाँ ग्रामर का मतलब लैंग्वेज से नहीं है, लेकिन अगर आपको सही मायने में इंडिया के मेन स्ट्रीम ऑडियंस में फैशन को पहुंचाना है तो उसका ग्रामर भी ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी समझ पाए। जब भी हम फैशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा कोई ना कोई फॉरेन ब्रांड ही आता है, जबकि इंडिया का खुद का फैशन हेरिटेज है जो कि सदियों पुराना है। फिर वो बनारसी सिल्क में सोने और चांदी की जरी हो, तमिलनाडु का कांजीवरम सिल्क हो, कश्मीर का पश्मीना हो या जरदोजी, चिकनकारी, कलमकारी की हैंड एम्ब्रॉयडरी, ये सब आज भी मशहूर हैं। लेकिन हम एक इंटरनेशनल फैशन ब्रांड नहीं बन पाए। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया के सबसे एडवांस्ड इंडस्ट्रीज में से एक थी। इनफैक्ट इंडिया यूरोप से भी पहले कॉटन और सिल्क को एक्सपोर्ट करता था। मसलन चिंट्स यूरोप में लग्जरी प्रोडक्ट्स थे। There were actually these weavers making fine muslin, light as woven air, it was said. And Britain came right in, smashed their thumbs, broke their looms. यानी उस दौर में वो फैशन ही था। बट जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटिशर्स ने सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया। Meant that the weavers in India became beggars, and India went from being a world famous exporter of finished cloth into an importer, went from having 27% of world trade to less than 2%. पिच टू गेट रिच के मेकर्स को इस नजरिए से भी सोचना चाहिए। सिर्फ फैशन का ग्लैमरस साइड दिखाने से आप बॉलीवुड पार्टीज तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन आम आदमी तक नहीं पहुंच पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने ये शो नहीं देखा तो आपको डेफिनेटली एक बार देखना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम कहते रहते हैं कि इंडिया में बिग बॉस, रोडीज इसीलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि लोगों को वही देखना अच्छा लगता है। लेकिन जब सही मायने में एक एंटरप्रेन्योरियल कॉन्सेप्ट के शोज को सपोर्ट करने का वक्त आता है तो हम वो भी नहीं करते हैं। तो ये भी तो एक तरह से दोगलापन हुआ ना। ऐसे शोज असल में इंडिया के रियलिटी शोज में बदलाव ला सकते हैं। बाकी हमें कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।